हेलो दोस्तों। इस बार 13 दिसंबर को जो बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है उसमें मोर देन 2000 सीट्स आई हैं और इसमें 200 के आसपास एसडीएम की सीट्स हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा हर्डल है वो आपका प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स जो पिछली बार आया था वो खुद यूपीएससी पैटर्न्स की तरफ बहुत बढ़ गया था। अप्रॉक्स 52 क्वेश्चंस यूपीएससी पैटर्न टाइप के आए थे। इस बार जो बीपीएससी है उसने कहा है कि वो पिछले बार से ज्यादा टफ पेपर देगा। तो पेपर में जो क्वेश्चंस बीपीएससी देता है उसमें बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे इसका बहुत मेजर रोल रहता है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आपको बिहार बजट्स में सिर्फ बजट हाइलाइट्स बताते हैं, बट जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है उससे भी बहुत क्वेश्चंस फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो बिहार बजट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पहले बजट हाइलाइट्स देखेंगे, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से जो क्वेश्चंस फॉर्म्ड हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर जो आपको इकोनॉमिक सर्वे पे आएगा उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा। आप बिलीव करेंगे एक पूरी टीम है जिसने इस पेपर को रेडी किया है और मैं इसको यहां पर डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार बजट 2024-25। देखिए, सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि बजट में दो चीजें होती हैं, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट दो चीजें से आता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। उसी तरह एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, खर्चा जो है वो आपको एक रेवेन्यू का खर्चा होता है, कैपिटल का होता है। कैपिटल का जो भी होता है, कैपिटल का मतलब होता है आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें जिससे फ्यूचर में आपको आप रिटर्न मिले। ठीक है, रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट में आपको जनरली आपको टैक्स रिसिप्ट होता है या नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। टैक्स जो टैक्स के थ्रू आता है और नॉन टैक्स जो बिना टैक्स के थ्रू आ रहा होता है, जैसे गवर्नमेंट बोर्डिंग हुई, ये सब जो पैसा आया, जो आया वो रिसिप्ट का पार्ट है और जो खर्च हो गया वो रेवेन्यू का पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग इतना बजट के बारे में जानते ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में पैसा कहां कहां से आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बिहार में जो पैसा आता है उसमें जो मेजर अमाउंट है सबसे ज्यादा वो आता है जो आपका सेंट्रल टैक्स का पार्ट जो है, उसमें जो स्टेट का शेयर होता है, केंद्रीय करों में जो राज्य का शेयर है उससे आता है। देखिए यहां पर मैंने मिक्स टाइप से पढ़ाया है, इसमें इंग्लिश और हिंदी उसमें दे रखा है। बजट कंप्लीटली हिंदी में दिया हुआ है, जो पिक्चर्स मैंने वहां पर से उठाए हैं ये कंप्लीटली बजट से उठाया हुआ है, वो हिंदी में, तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं। यहां से रेस्ट ऑफ पार्ट आपको इंग्लिश में भी बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो जो 39% आपको अमाउंट है वो आपको सेंट्रल टैक्सेस से आता है। ठीक है, उसी तरह केंद्र सरकार आपको अनुदान देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो 20.37% है। उसके बाद राज्य सरकार का जो खुद का राजस्व वाला पार्ट है उससे 18.96% आता है। पब्लिक डिप्ट जो हो गया, लोक ऋण, वो 18.82% हो गया। जो आप गवर्नमेंट ऋण देती है, ठीक है, दूसरों को डिप्ट देती है, उससे जो रिकवरी हुई वो 0.16% है। और राज्य का विभिन्न राजस्व जो है वो 2.48% है, यहां से रुपया आता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, जो गवर्नमेंट बिहार सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है सोशल सर्विस में। ठीक है, सोशल सर्विस में खर्च करते हुए दो जो 38.14% है, जो मैक्सिमम उसमें खर्च करती है। उसका जनरल सर्विसेज है वहां पर 28.38% है। देखिए ये यहां परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में आपको पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है। तो जो गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का शेयर है सेंट्रल टैक्स में, वहां से आता है। और सबसे ज्यादा पैसा खर्च जो होता है वो सोशल सर्विस में खर्च होता है। आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर से आप ये देख लेंगे। राइट, अब हम लोग चलते हैं कि एक्सपेंडिचर, जो बजट का साइज है आपका आपका वो टोटल एक्सपेंडिचर बताता है। वो लोग कितना है? 2,78,000। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये अमाउंट जो है, दिस वन, 2,78,725.72 करोड़। ठीक है, ये जो है आपको आपका बजट का साइज है। बजट का साइज में जो होते हैं, जिसमें आप गवर्नमेंट का जो होता है कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, कि वो आपको देना ही देना है। जैसे आप देखिएगा कि आपका वेतन का पार्ट हो गया, लोगों के वेतन देने पड़ते हैं, आपको पेंशन का पार्ट है वो आपको देना ही देना है। जो आपका इंटरेस्ट होता है आपको देना ही देना है। ठीक है, तो ये सब आपको कमिटेड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। ये टोटल रिसिप्ट आपको आ रहा है, देख रहे हैं, टोटल रिसिप्ट जो आ रहा है ये आपको कितना है? 2,78,925.72
करोड़। ठीक है, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, ठीक है, जो आपको टोटल राजस्व प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, जो रेवेन्यू है, राजस्व जो आपको प्राप्त हुआ है, उसमें दो तरह के रेवेन्यू होते हैं। टोटल रिसिप्ट में एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां, और एक कैपिटल रिसिप्ट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, राजस्व प्राप्ति हो गया आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट हो गया पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो आपका 2,26,798.40 करोड़ है। देखिए ये सब जो मेनली जानने की चीजें हैं, बट जो मेजर चीजें हैं पढ़ लीजिए, जो आज तक इतना नहीं पूछता है। बजट का साइज क्या है ये पूछता है, डेप्ट कितना है, वो सारी चीजें पूछती हैं, जो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उसी तरह जो आपको कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, ये देखिए वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको पूछता है, जो 52,127.32 करोड़ है। ठीक है, यहां पर ये आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट बता दिया। टोटल रिसिप्ट कितना है, 2,78,925.72 करोड़। बजट का साइज जो देखा जाएगा वो 2,78,725.72 करोड़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब इसमें आगे आते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है कि आपका रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था या डेफिसिट वाला स्टेट था। तो जो लास्ट ईयर था हमारा, लास्ट ईयर बिहार जो था वो रेवेन्यू डेफिसिट में था, वो आपको 4.1% जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट में था। बट इस साल क्या है, वो आपको रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ठीक है, और रेवेन्यू सरप्लस में कितना रेवेन्यू है आपका, 1,01,121.41 करोड़। इसमें जो पूछ लेता है कि ये कितना है, जीएसडीपी का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपको, इसका कितना है, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा 0.11 करोड़ है। ठीक है, 0.11% है, राइट। उसी तरह जो फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, जो राजकोषीय घाटा हिंदी में कहा जाता है, फिजिकल डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक तो राजस्व बचत हो गया और एक राजकोषीय घाटा जो हो गया, ये दोनों उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना है, 29,095.42 करोड़। यहां देख रहे हैं 29,095.42 करोड़ है। ठीक है, 29,095.42 करोड़। और ये जीएसडीपी का कितना परसेंट है, तो जीएसडीपी का ये 2.98% है। ठीक है, ये जीएसडीपी का 2.98% है। लास्ट ईयर ये 8.89% था जीएसडीपी का। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, लास्ट ईयर जो है वो जीएसडीपी का 8.89% था, राइट। अब यहां पर इसके आगे जो आपका देखिए, अब इसमें आपको बजट एक्सपेंडिचर दिया हुआ जाता है कि हाँ लास्ट ईयर से जो है आपका 16,840.32 करोड़ है। लास्ट ईयर जो बजट था वो आपको 2,61,885 करोड़ था। ठीक है, अब इतना आपको दिया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, इतना आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये वाली इतनी चीजें नहीं पूछती। हाँ, यहां पूछ सकता है क्या, जो 7 निश्चय 2 है उसमें कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो 5,040 करोड़ जो है वो आपको एलोकेट किया गया है। ठीक है, अंडर 7 निश्चय 2 जो है, यहां पर विभिन्न जो भी उसकी जो पार्ट्स है वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, जब 7 निश्चय 2 वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 1 और 2 का। ठीक है, तो वहां पर आपको बताया जाएगा। तो 5,040 करोड़ जो है ये इसमें रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि कितना एलोकेट किया गया है इस बार। ठीक है, आपको 2024-25 के लिए जो गवर्नमेंट का 7 निश्चय प्रोग्राम है उसके लिए कितना किया गया, तो 5,040 करोड़। और जो एनुअल स्कीम आउटले है, जो वार्षिक स्कीम के लिए जो टोटल खर्च होता है गवर्नमेंट का, वो 1,00,000 करोड़ दिया गया है। ये भी उतना ही। तो ये जो 4th पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहां पर 14 नंबर पॉइंट देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, 1,00,000 जो स्टेट जो है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, 1,01,121.41 करोड़ है। ठीक है, जो आपको जीएसडीपी का 0.11 करोड़ है। और जीएसडीपी कितना एस्टिमेट किया गया है, जीएसडीपी का जो एस्टिमेशन है वो 9,76,514 करोड़ है। ये एस्टिमेशन है, राइट। और ये जो है ये करंट प्राइसेस पे है, ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि ये करंट प्राइसेस पे इतना है।
ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को ऐड मिला है, ठीक है, वो आपको कितना है, तो वो 52,160.62 करोड़ है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट से कितना मिला, लेकिन ठीक है, अब इसमें इतना भी नहीं, बाकी फिस्कल डेफिसिट आपको बता ही दिया कि वो कितना है, 2.98 करोड़ है, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो 2,97,000, ये 16 नंबर पॉइंट जो है, ये 14, 15 और 16 तीनों इंपॉर्टेंट है, वो 2,97,908.99 करोड़ है। ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, ये आ सकता है, जो जीएसडीपी का 30.51% है जीएसडीपी का, ठीक है। चलिए, अब जो डिपार्टमेंटल वाइज जो पैसा दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीपीएससी इससे पूछ देती है क्या कि किस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग जो है उसको सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। उसको कितना दिया गया है, तो 22.2% दिया गया है, यानी 22,200 करोड़, 0.3 करोड़ जो है दिया गया है। उसके बाद आपको ग्रामीण विकास विभाग आता है, यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी समाज कल्याण विभाग। उसके बाद रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी ग्रामीण कार्य विभाग। और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट। टॉप 5 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एजुकेशन और हेल्थ का बड़ा रोल आता है कि हेल्थ को कितना दिया गया है, तो 22, ऐसे याद रखिएगा, पॉइंट्स तो याद आ ही जाता है। 22% अप्रोक्स आपको एजुकेशन को दिया गया है, 14% अप्रोक्स आपको रूरल को दिया गया, यानी 3.84, 8.19% आपको जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया गया है। जो ग्रामीण कार्य विभाग है, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, उसको 7.14 दिया गया है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट उसको 7.12% दिया गया है। हिंदी वाले यहां से देख लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इससे आने का चांस रहता है, ठीक है। ये वापस से वही चीजें हैं कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, फिस्कल डेफिसिट आपका कितना था, तो 2.98% था, जीएसडीपी यही है 9,76,514 करोड़, ठीक है, करंट प्राइसेस पे, ठीक है। अब आपको जो डेप्ट मैनेजमेंट है वो आपको फिस्कल डेफिसिट जो है मेंटेन रखा गया है इस बार, 3 जो परसेंट है, इसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इस चीज का जब एक जगह और आएगा वहां हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी जो डिपार्टमेंट में जो दिया गया है, अभी ऊपर बताया ही मैंने, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा, देख ही रहे हैं यहां पर किस डिपार्टमेंट को कितना दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है, देखिए, जो अभी आपको मैंने बताया कि लास्ट ईयर जो आपका इस बार जो 2.98% जो रखा गया है कि आपका राजकोषीय घाटा कितना होगा, तो वो 2.98% रखा गया है, ठीक है। बाकी शिक्षा विभाग को कितना है, कितना बजट कितना पास किया गया है, ये सारा का सारा ये है, ठीक है। जैसे यहां पर देख लीजिए, फिस्कल डिफिसिट जो था आपका 2022-23 में, ठीक है, जो राजकोषीय घाटा था वो 5.97% था, ठीक है। जो आपका पिछले बार प्रिस्क्राइब्ड लिमिट था, जो निर्धारित किया गया था, 3.22-23 की बात हो रही है, 3.4% रखा गया था, ठीक है। लेकिन वो इंक्रीज हो गया और वो 5.97% था, ठीक है। तो ये है। चलिए, ये आपको मेनली जितना भी मैंने बताया, ये बजट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जो था। अब बजट में एक और पॉइंट जो 8 प्रायोरिटी सेक्टर है, वो आपको मैं नेक्स्ट जो लेक्चर वाला पार्ट होगा, जिसमें मैं इकोनॉमिक सर्वे बताऊंगा, उसमें होगा। जैसे जो 8 मुख्य प्रायोरिटी, जैसे नियुक्ति एवं रोजगार है पहला, दूसरा महिला सशक्तिकरण है, तीसरा विभिन्न वर्गों का कल्याण है, चौथा आपको हेल्थ है, पांचवा आपको एजुकेशन है, हेल्थ है, फिफ्थ जो है आपको शिक्षा है। इन सब पर गवर्नमेंट ने इसको प्रायोरिटी में रखा है, ठीक है। 8 प्रायोरिटी में ये हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद उद्योग एंड उद्यमिता विकास है, ठीक है। और उसके बाद आपको पर्यावरण संरक्षण एंड हरित विभाग है। ये 8 मुख्य प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है। स्लाइड में छूट गया, नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो जब मैं इकोनॉमिक सर्वे बताऊंगा, तो जो बजट का कुछ पार्ट है उसको मैं उसमें डालूंगा, क्योंकि वो वहां पर भी उसकी चर्चा हुई है। जैसे 7 निश्चय 1, 2 हो गया है, तो एक साथ ओवरलैप हो रहा था, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट स्लाइड के डाल दिया। अब हम लोग देखेंगे जो आपको स्पीच थी, वहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं बता रहा हूं। देखिए, काफी एक्सपर्ट लोग जो ने बहुत सालों से, जो अनफॉर्चुनेटली इनका फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो हर बार इंटरव्यू तक जा रहे हैं, उन लोगों ने मिलकर के इसको रेडी किया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हर बार बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उनका
जो स्पीच होता है उसको, उससे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला ही जो आपको पैराग्राफ है वहां पर से क्वेश्चंस ये फ्रेम्ड हो रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, आईएमएफ ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वर्ल्ड की वो 3.12% थी। ठीक है, वर्ल्ड की वही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 3.12% थी, इंडिया की 7.24% थी, और बिहार की इन्हीं सब के बीच में 10.64% थी। ठीक है, तो ये आप उसको याद रखिएगा क्योंकि इससे ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे जीएसडीपी की बात करता है, ये की जा रही है, तो जो बिहार की जीएसडीपी है वो लास्ट 10 ईयर्स में जो है वो मोर देन 1.5 टाइम्स बढ़ी है, वो अप्रोक्सीमेटली 1.7 टाइम्स बढ़ी है, जो आगे एक स्लाइड में बताऊंगा अभी उसमें है। ठीक है, तो कितनी बढ़ी है? 1.5 टाइम्स बढ़ी है। और जो कांस्टेंट प्राइस पर जो आपके बिहार का जो जीएसडीपी था, सॉरी यहां पर जीडीपी लिखा गया है, बिहार की जो है ये जीएसडीपी जो था कांस्टेंट प्राइसों पे, ठीक है, वो आपको 4.4 लाख करोड़ था। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस में अंतर होता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन जब जुड़ जाता है तो कांस्टेंट प्राइस की तरफ भाग जाती है चीजें। ठीक है, जैसे आपको अब ये जो है, जो थर्ड जो इसमें दे रखा था, इसको इसको देखना बहुत जरूरी है कि आर्थिक वृद्धि दर के मामले में बिहार में, जैसे ये जो मैंने आपको बताया कि आईएमएफ ने बोला कि बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.6% रही, 6% रही, इंडिया की 7.24 रही और वर्ल्ड की 3.4% रही। ठीक है, और उसी तरह देखिए जो आपका कांस्टेंट प्राइसेस पर आधार वर्ष क्या लिया गया 2011-12, तो बिहार का जो जीएसडीपी था वो 2012, मतलब इसको आप बेस ईयर ले रहे हैं तो बिहार का जो जीएसडीपी था 2012-13 में 2.7 लाख करोड़ था, और 10 वर्ष में ये बढ़ करके 1.7 टाइम्स इंक्रीज करके 4.4 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, यही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा था, यहां जो दे रखा है 1.5 टाइम्स, एग्जैक्टली 1 पॉइंट मोर देन है 1.7 टाइम्स, और ये 4.4 लाख करोड़ हो गया लास्ट 10 ईयर्स में। ठीक है, तो और जो वर्तमान मूल्य है यानी करंट प्राइसेस पे अगर आप इसी चीज को देखेंगे तो वो 2.7 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ठीक है, दोनों में कितना अंतर है देख रहे हैं, जो आपको कांस्टेंट प्राइसेस है, अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट प्राइसेस पे ये आपको 1.7 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन वही करंट प्राइसेस पर देखेंगे तो वो आपको 2.7 टाइम्स आपको इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और यानी कि 2012-13 में जो बिहार की जीएसडीपी थी वो 2.8 लाख करोड़ था, वो 2022-23 में बढ़कर 2.75 लाख करोड़ हो गया। देखिए ये पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को यहां से क्वेश्चन फ्रेम करने देगा तो सीधा सीधी यहां से पॉइंट्स उठा के दे सकता है 2 पॉइंट में कि कांस्टेंट प्राइसेस पे 1.7 टाइम्स बढ़ करके बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो 4.4 लाख करोड़ हो गई है, और जो करंट प्राइसेस पे है उस पर 2.7 टाइम्स बढ़ करके बिहार की इकोनॉमी लास्ट 10 ईयर्स में 7.5 लाख करोड़ हो गई है। देख रहे हैं 7.5 लाख करोड़ हो गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अभी जो आपको दे रहा है ना, ये 9,76,514 ये अनुमान है, अनुमानित है, तो और 10 साल, और जो आपको 2022-23 का जो आया है उसमें 7,51,396, देखिए बात देख रहे हैं 22-23 में वास्तविक दिखा रहा है यानी रियल, और इस दोनों में अनुमानित है। ठीक है, तो रियल अभी पता नहीं चला होता है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपको आ जाएगा 23-24 का। ठीक है, तो ये आपको देख लीजिए, ये आप याद रखेंगे, यहां पर से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बहुत आसान सा। अब एक पैराग्राफ में जो सम्राट चौधरी हैं बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जीसीएफसी की बात की है। ठीक है, किसकी बात की है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात की है। ठीक है, उनका कहना है कि बिहार बजट के अनुसार जो राज्य का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसको पहले देख लीजिए ये क्या होता है। तो एक तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो करंट प्राइसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमी में जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही है। जैसे इसीलिए इसको सकल स्थिर पूंजी निर्माण कहते हैं, यानी फिक्स, एक तो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं लेकिन फिक्स, अगर किसी फिक्स की बात हो रही है तो किस में करेंगे? जो आपका फिजिकल एसेट होगा,
ठीक है, जैसे आपका क्या क्या हो गया, जैसे बिल्डिंग बनाए, लंबा चल रहा, मशीनरी कहीं पर किसी आपके इसमें लगाए, कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, ये सब क्या होता है, ये मोर देन 1 ईयर से ज्यादा के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, ये फिक्स कैपिटल है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा। ठीक है, अगर आपने मशीनरी चेंज की तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, नई नई बिल्डिंग बनाई है, रोड स्पोर्ट्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो इस पे क्वेश्चन फ्रॉम हो सकता है। इसीलिए यहां पर क्या क्या होगा, तो आपको करंट प्राइसेस पे ये होता है हमेशा, क्योंकि हर साल आप देख रहे होते हैं तो करंट प्राइसेस पे होता है, कांस्टेंट प्राइसेस पे नहीं होता है। और ये आपको किसी भी कंपनी का फिक्स्ड कैपिटल में जो डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, उसको बताता है। ठीक है, तो यहां से ये 1-3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार बजट में नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसकी बात की गई है। उसके अकॉर्डिंग क्या बात हुई है कि जो बिहार की पॉवर्टी है, बिहार की पॉवर्टी में जो चेंज आया है, ठीक है, 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच में, ठीक है, 18.31% लोग जो है वो गरीबी से बाहर आए हैं। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में देखिए, एक सेकेंड, ये जो आपको, ये जो यहां पर 18.13% जो लोग हैं वो आपको बाहर आए हैं। कहां से, ये बिहार में गरीबी से, जबकि उसी केस में जो देश में, इंडिया में, सिर्फ इसी ड्यूरेशन में सिर्फ 9.89% जो है वो लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ठीक है, और टोटल कितने लोग आए हैं, तो 2.25 लाख करोड़ पीपुल जो है वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सम्राट चौधरी ने अपने जो भाषण है उसमें, बजट के अधिवेशन में उन्होंने ये बात कही थी। तो इसीलिए सेकंड नंबर जो आपका है वो गलत हो जाता है, सिर्फ फर्स्ट नंबर सही रहेगा, क्योंकि जो बिहार में अप्रोक्स 2 टाइम्स लोग जो हैं वो नेशनल एवरेज से ज्यादा बाहर आए थे। भारत में अगर 9.9% आए थे समझ लीजिए, तो बिहार में 18.35% आए थे। ठीक है, उसी तरह बिहार में कृषि रोड मैप की बात हुई थी। ठीक है, तो बिहार का पहला कृषि रोड मैप जो है 2008 और 2008-2012 में आया था, बिहार का पहला कृषि रोड मैप। ठीक है, और जो फोर्थ कृषि रोड मैप है वो जो है आपको अभी आया है 2023 से लेकर के 28 के बीच में, आपको फोर्थ कृषि रोड मैप आया है। ठीक है, और जो एलोकेशन है बिहार गवर्नमेंट जो होता है, बिहार गवर्नमेंट ने फोर्थ कृषि रोड के लिए जो एलोकेशन दिया है वो आपको 1 लाख, एक सेकेंड, हाँ, 1,62,268.78 करोड़ इन्होंने एलोकेट किया है आपको फोर्थ कृषि रोड के लिए। जैसे पहला 2008-12 में आया, सेकंड 2012-17 के लिए आया, और थर्ड जो 2017-23 के लिए आया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ने अब जो एलोकेट किया है वो 2005 साल के लिए 23-28 के बीच में किया है, वो 1,68,000 करोड़ के लिए किया है। ठीक है, 1,62,268 करोड़ का किया है, ये देख लेंगे आप। अब कृषि कर्मण अवार्ड की बात होती है। बिहार बार बार कहता है कि भाई हमें हर साल कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। देखिए यहां पर से क्वेश्चन ऐसा फंस सकता है कि आप नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया तो किस किस फील्ड में दिया जाता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कृषि कर्मण अवार्ड जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ 2010 और 11 में। ठीक है, और ये किस किस चीज में दिया जाता है भाई, तो ये दिया जाता है आपको राइस के लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है आपको वीट के लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है आपको दाल के लिए, पल्सेस के लिए दिया जाता है, ये आपको दिया जाता है कोर्स सीरियल्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, यहां पर सीरियल्स के लिए दिया जाता है, और आपको ऑयल सीड्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, इन चीजों के लिए दिया जाता है। और ये 3 तरह से दिया जाता है। एक होता है टोटल फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो टोटल होता है उसके लिए दिया जाता है। तो बिहार को कभी भी टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए नहीं दिया गया है। 3 तरीके से दिया जाता है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। एक होता है इंडिविजुअल क्रॉप अवार्ड, कि आपने इंडिविजुअल क्रॉप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन किया हो तब मिलता है। जैसे वो भी मिलता है आपको सिर्फ राइस, व्हीट, पल्सेस जो आपको मिलता है कोल सीरियल्स और ऑयल सीड्स में दिया जाता है। तो बिहार को आपको व्हीट के लिए जो है, व्हीट के लिए आपको 2 टाइम्स मिला है। ठीक है, मेज के लिए आपको बिहार को
देखिए आपको मैं बता दूं, यहां पर वीट में गेहूं के लिए 2 बार मिला है, मेज यानी मक्का, मेज के लिए आपको 2 बार मिला है, और राइस के लिए जो चावल है उसके लिए 1 बार मिला है। ठीक है, सबसे पहले बिहार को मिला था पहली बार 2011-12 में राइस के लिए। राइस के लिए आपको फर्स्ट टाइम मिला था 2011-12 में, उसके बाद राइस के लिए कभी नहीं मिला है। ठीक है, इसीलिए आपको जो सेकंड है वो भी सही है, क्योंकि आप बिहार को सिर्फ राइस, व्हीट और मेज के लिए दिया गया। देख रहे हैं, ये पुरस्कार चावल, गेहूं, मक्का उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए दिए गए। उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए बिहार को दिए गए। ठीक है, तो है तो दोनों सही। ठीक है, लेकिन बिहार को कभी भी पल्स के लिए नहीं मिला है, ऑयल सीड्स के लिए नहीं मिला है, ये याद रखिए, और ना ही कभी टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए मिला है। ये भी बात आप अच्छे से याद रखिएगा कृषि कर्मण अवार्ड के लिए। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होती है वही इस अवार्ड को देख करवाती है, देखती है। ठीक है, अब आपको आता है बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023 जो गवर्नमेंट लेके आई है। इसका यही है कि बिहार में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसके आसपास जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। ठीक है, अब इसमें सब्सिडी देने की बात आई तो सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो 30% सब्सिडी है, 30% सब्सिडी वो 10 करोड़ के लिए दी जा रही है, और जो 25% सब्सिडी है वो 50 करोड़, अप टू 50 करोड़ तक के लिए दी जा रही है। ठीक है, तो अप टू 10 करोड़ के लिए 30% सब्सिडी है, और अप टू 50 करोड़ के लिए 25% सब्सिडी है। इसको और देख लेते हैं एक बार हम लोग कि इसका मेन एम क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो पर्यटन स्थल के निकट आधारभूत संरचना का विकास करना है, तथा इसमें हितधारकों के लिए भी प्रावधान शामिल है। ठीक है, कैपिटल सब्सिडी 30% है फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़, 25% है फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़। ठीक है, 25% है इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग ₹50 करोड़ विद इन ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 करोड़। ठीक है, कि आपको आप 50 करोड़ से ज्यादा निवेश करना चाहते हैं लेकिन मैक्सिमम 25 करोड़ और ही आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर क्या क्या दिया जा रहा है, आपको 100% रीइंबर्समेंट हो जा रहा है। आपने जो लैंड, जो भूमि रूपांतरण, मतलब आपने लैंड को जिससे ट्रांसफर करवाया, स्टाम्प शुल्क हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, इन सब पर यही सब है। ठीक है, उसी तरह आपको जो 5 साल का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा कमर्शियल ऑपरेशन का, उसमें 80% आपको रीइन्वर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। पर्यटन नीति 2023 की मुख्य पॉइंट्स ये सब है, इसी में से आने का। देखिए, बिहार पर्यटन नीति से आने का पूरा चांस है, और सबसे ज्यादा चांस है कैपिटल सब्सिडी वाला पार्ट है, यहां से आने का चांस है, पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, उसी तरह अब देखिए बजट में एक जगह पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात हुई है, क्योंकि जो विश्वकर्मा दिवस होता है, ठीक है, 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने बिहार से जो है विश्वकर्मा स्कीम की घोषणा की थी। अब विश्वकर्मा स्कीम किस 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 के लिए है, तो भाई जो उस टाइप का काम करता है, लोहार, सुनार, बढ़ई, मूर्तिकार जो हो गया। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ताकि उनका उत्थान हो सके। ठीक है, और सांस्कृतिक विरासत जो है उसको आप संरक्षित कर सकें। ठीक है, अब इसका मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, कहने यानी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसका उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आप ओके, ठीक है, तो ये आपको बिहार बजट था। ठीक है, ये आपको बिहार बजट के क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पे डिस्कस करेंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उस पर हम लोग सारे मुख्य पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पर करेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। 2 स्लाइड्स, 2 लेक्चर्स में ये दोनों खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, वो आपको कमिंग 7 डेज में इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। और बिलीव मानिए क्वेश्चंस आपको इन्हीं सब स्लाइड्स से आएंगे। आप सिर्फ इस, क्योंकि देखिए 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चंस के आसपास यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस बार जो हम लोगों ने पेपर जो करंट अफेयर्स रेडी किया है वो इस ढंग से रेडी किया है कि आपका
कंप्लीट कवर हो जाए। जो बिहार की क्वेश्चंस हैं, जो बिहार करंट अफेयर्स का अलग से मैं बना दूंगा स्लाइड्स, ठीक है, और नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल साइंस, ये जहां से आ रहे हैं इन सब का मिलाकर के एक पैर होगा, ठीक है। तो जो टोटल आपको बनेगा क्वेश्चंस, उसमें इस ढंग से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं कि आपका जितना भी करंट अफेयर्स है, मैक्सिमम जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिनके पेपर में आने का पूरा चांस है, वो आपको लड़ जाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको बिहार बजट पसंद आया होगा, और जो कुछ पॉइंट्स जो अगर आपको छूटे हुए दिख रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे और जीएस में वो कवर कर दिए जाएंगे। जैसे 7 निश्चय 1 प्रोग्राम हो गया, 7 निश्चय 2 प्रोग्राम हो गया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और इसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पर यहां पर आप ये जो स्लाइड है उसको आप उसको वहां पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब सारे स्लाइड्स पढ़ा दिए जाएंगे तो करंट अफेयर्स एक ही जगह आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप उसको आराम से अच्छे से, और वो आपको स्लाइड्स के फॉर्मेट में नहीं होगा, वो करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, ताकि कम पेजेस में आपको सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाए और आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिए, मैंने स्पेशली ये टेलीग्राम ग्रुप बनाया ही है, तो अभी आपको उसमें शायद जैसे आप जुड़ेंगे तभी आपको लोग वहां पर देखने शुरू होंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।